दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1104 दिन हो चुके हैं और आज मैं अपने हिंदी भाषी श्रोताओं के सामने बोल रहा हूं, इसीलिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये जानें कि संक्षिप्त में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कि जेलेंस्की की जो बेइज्जती हुई या इज्जत हुई वॉशिंगटन में ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के द्वारा, उसके बाद वह इंग्लैंड पहुंचे हैं और वहां क्या हुआ। मैं इज्जत और बेइज्जती दोनों इस बातें में कह रहा हूं कि जेलेंस्की का जो लक्ष्य था कि वह रेयर अर्थ देंगे अमेरिका को और उसके बदले अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी लेंगे, जो नहीं हुआ। जेलेंस्की भी अपना बोलते रहे, उनके खिलाफ भी जो जिनको बोलना था उन्होंने कहा और एक तरह से व्हाइट हाउस के ऑफिसों ने बाहर निकाल दिए गए। वैसे लोग बड़े खुश हो रहे हैं जो जेलेंस्की के समर्थक हैं कि तो कमाल कर दिया, जेलेंस्की ने इतना बोला, किसी को हिम्मत नहीं है। दूसरे देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं, भारत के गए, उसके बाद फ्रांस के, जर्मनी के, चुपचाप ही करके वापस आ गए, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। जेलेंस्की के पास संभवतः दूसरा रास्ता नहीं था, या जेलेंस्की जो भी हैं। लेकिन ना तो मैं यहाँ पे जेलेंस्की की प्रशंसा कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर बताऊँ कि वह नौ नाजीवाद के समर्थक हैं, कहीं से भी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का नहीं है। तो इंग्लैंड में पहुंचने के बाद से एक लंबी खासी तथाकथित रूप से यूक्रेन समिट हुआ और जिसमें यूक्रेन के कई देशों के, दर्जन भर से अधिक देशों के प्रतिनिधि आए, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए, जैसे मैक्रोन पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडेव, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के भी प्रतिनिधि, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति हार चुके से नहीं आएंगे, और दूसरे प्रतिनिधि और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए। उन जगहों के नाम है डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक। तुर्की के भी फिनांस मिनिस्टर आए। वो किस तरफ है? रूस के तरफ हैं या यूक्रेन की तरफ हैं या मिडिल ईस्ट के एक लोकल नेता या रीजनल लीडर बनना चाह रहे हैं, कहना मुश्किल है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल आए, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये सभी आए और उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में सहायता की, वकालत की और कहा कि वो लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन का लक्ष्य क्या है कि अंतिम यूक्रेन के साथ भी रूस को पूरे सामरिक रूप से हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देंगे, ताकि अगले आने वाले दशकों तक वो खड़ा ना हो सके, जो बाइडेन का लक्ष्य था। खैर, युद्ध जो हमने सोचा था कि रूस और अमेरिका के मदद से जो भी स्थिति थी, दोनों देश एक जितने भी हालत में है, एक साम्राज्यवादी और दूसरा एक पूंजीवादी तानाशाही देश है और कहीं से भी जनता के लिए नहीं है। लेकिन वह जो उम्मीद थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी यूक्रेन के पास बहुत सारे ऐसे भी हथियार हैं जिसका इस्तेमाल अगले 3 से 6 महीने तक करेगा। करीब $2 बिलियन के बराबर यूके दे रहा है, बाकी देश देंगे ही देंगे। और उसके पास ऐसे इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, खासकर रूस और आसपास इर्द गिर्द इलाकों में, जहाँ से आतंकी हमले करवा के, तोड़फोड़ करके, अभी उसने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तुर्की का जो पाइपलाइन जाता है रशिया से, उस पर अटैक किया, हालांकि वह नहीं बर्बाद कर सका। तो इस तरह की वह काम करेगा। चलिए, अति संक्षिप्त में क्या हो रहा है यहाँ की युद्ध की स्थिति में। तो दक्षिण में जहाँ तक वेलिका नोवोसिल्का यानी जापोरिजिया क्षेत्र का है, वहाँ पर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, बरलास्की, स्कूदने और वहाँ के रूस के मेन डिफेंस लाइन को क्रॉस करके, वहाँ जो नदी है और उसके आसपास निप्रो एनर्जिया वेजेली है, वहाँ पहुँच रहे हैं, यानी वह काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पूर्व में जहाँ तक बात है, कुराखो बोगातिर्स्क का नाम इसलिए रहे कि कुराखो से होते हुए जापोरिजिया भी पहुँच रहे हैं, यानी ये दोनों युद्ध क्षेत्र आपस से मिल जाएंगे। और वहाँ पे मुख्य रूप से कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए लड़ाई चल रहा है और दक्षिण में राजलीव के लिए। और भी जगहों पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त में कर रहा हूँ। और इसी पूर्व में और ऊपर में आए तो पोक्रोवस्क, कुराखो पोक्रोवस्क के बॉर्डर तकरीबन मिल चुके हैं और दक्षिण फ्लैंक में भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है। रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशंस तारासोव का
बेरेज़ोवका, नोवाया पोल्तावा, एलिज़ावेतिवका, मालिनोवका, इस पूरे के पूरे लाइन में चल रहा है और वहाँ पे वह कुछ हद तक आगे भी बढ़ रहे हैं। उस पेनेवका के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है, वहाँ से वो कोट्यारोवका और नादेज़्दिनका की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ज़ापोरिज़िया एक गांव है, उसके भी लड़ाइयाँ चल रही है, जहाँ से वो बोगदानोवका की तरफ बढ़ेंगे। तोरेस्क में काफ़ी लंबी युद्ध के बाद, जिससे रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, फिर से यूक्रेनी सैनिक आ रहे हैं। रूसियों ने कुछ सैनिक की टुकड़ियां वहां से हटा के उसके ऊपर चासिव यार और दक्षिण में नीचे में पोक्रोवस क्षेत्रों में भेजा था, और इसका फायदा उठाकर यूक्रेनियन फिर से वापस आ रहे हैं, मुख्य रूप से तुरस्का माइन डायरेक्शन में, यानी उत्तर में, और दक्षिण में सेंट्रलना माइन, सेंट्रल से सेंट्रलना जो भी उच्चारण करते हैं वहाँ पे वो आगे बढ़े हैं। चासिव सिवर्स्क में लड़ाई चल रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन की बात है, यानी कुपियान, स्वातो, क्रिमिना की बात है, तो क्रिमिना से सटे हुए याम्पोलोवका क्षेत्र में, वहाँ से पूर्व में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। कुपियांस में जाए उत्तर में, तो सिंकोवका, कालिनोवका, जिसको काफ़ी पहले हम लोग समझ रहे थे कि रूस के कब्जे में अभी भी है, लेकिन उसके दक्षिणी हिस्से में यूक्रेनियन सैनिक फिर से आगे बढ़े। और जहाँ तक दवोरिकना की बात है, इस क्षेत्र में, यानी ओस्कुल रिवर से क्रॉस करके कुपियान क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र को ये और बड़ा कर रहे हैं। खार्को के उत्तर में जाए, ये खार्को के पूर्व में है, उत्तर में जाए तो वहाँ वोल्चांस्क और लिप्टसी क्षेत्र में जहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी वह जारी है, और रूसी सैनिक कुछ न कुछ धीमे धीमे अपने कब्जे के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। कुर्स्क, अब यहाँ पे कुल मिलाकर हम कहें तो करीब 1400 स्क्वायर किलोमीटर का दावा था यूक्रेन के सैनिकों और उनके जनरल का, लेकिन तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर तक इन्होंने कब्जा, स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया था, वो घट के अब करीब 350 से 400 रह गया है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि इस कुर्स्क ओब्लास्ट, यानी उस क्षेत्र से बगल के क्षेत्र में, यानी सूमी क्षेत्र में प्रवेश भी कर गए हैं और छोटे मोटे जगहों पर कब्जा कर लिया। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशन की बात है, एक दूसरे के क्षेत्र में दूर दराज तक मारने की बात है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। अब हल्के से पैलेस्टीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्या खास घटना है, उसके बारे में बोल दूं। गाज़ा पट्टी में आज वहाँ आजकल रमदान के जो जश्न हैं और जीत की जश्न वो लोग वहाँ के मना रहे हैं लाखों की संख्या में। हालांकि अभी भी इजरायली सैनिक वहाँ पे गोलाबारी करते हैं, वहाँ पे खास ठिकानों पे अपने ड्रोन से अटैक करके कुछ लोगों को अभी भी मार रहे हैं। और जहाँ तक गाज़ा से ऊपर की बात यदि आए, लेबनान के दक्षिण में, वहाँ भी 5 क्षेत्रों पे इजरायलियों ने कब्जा किया हुआ है, जो कि पहाड़ियों पर ऊपर थोड़ा सा है, ताकि वहाँ से दूर दराज तक भी देख सकें कि हिजबुल्ला या पैलेस्टीनियन सैनिक क्या कर रहे हैं, वहाँ से नहीं हट रहे हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने हस्ताक्षर किया है सीज फायर, यानी जंगबंदी पे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस बीच में जर्मनी जो है ICC वारंट होने के बावजूद भी नेतान्याहू को बुलाने जा रहा है। और गाज़ा पट्टी में एक और बात बता दूं कि जो मदद आ रही थी उसको अभी टाइम बीइंग के लिए नेतान्याहू ने जबरदस्ती रोक दिया है। यह खुलेआम बदमाशी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से दिखाया कि वेस्ट बैंक में अभी भी जो इजरायली सैनिकों का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो आक्रमण चल रहा है पैलेस्टीनियन के खिलाफ, उस पर चिंता जाहिर की है। चिंता जाहिर करने से कुछ नहीं होता। जहाँ तक सीरिया की बात है, नया ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन कहीं से भी शांति नहीं हो रही है। सीरिया के दक्षिण में सुवायदा मिलिट्री काउंसिल जो बना है, ड्रूज मिलिशिया और बाकी लोगों की मदद से, जिसमें भूतपूर्व सीरियन अरब आर्मी के भी, यानी असद के सैनिक जो थे वह भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आश्चर्य रूप से पता चला है कि संभवतः इजराइल ही मदद कर रहा है, यानी कौन किसकी पूंछ छुपा रहा है कहना मुश्किल है। और उत्तर सीरिया में भी जहाँ तक की बात है, इसके बावजूद कि वहाँ टर्की सैनिक भी लड़ रहे हैं, वो भी प्रवेश किए हुए हैं। सीरियन SDF वो भी सैनिक है जो अमेरिकी मदद से हैं, वह भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्द के भी सैनिक अभी कहा कि वो तैयार हो रहे हैं कि अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन लड़ाई जारी है। सीरिया कहीं से शांति नहीं है। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो कि कोबाल्ट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ज़बरदस्त,
वहाँ भी लड़ाई जारी है। वहाँ की M23 जिसका फ्रांस और अमेरिका मदद कर रहा था, और सैकड़ों लोगों को उसने मार दिया है और बहुत जघन्य अपराध किए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वहाँ की स्थिति बहुत भयानक है, लेकिन यह स्थिति चल रही है। वही हालत सूडान में लड़ाई चल रही है। हालांकि सूडान की जो मिलिट्री फोर्सेस है, रूस के कई मदद के बाद से धीमे धीमे सारे जगहों पे कब्जा कर रही है। एक दो सामान्य बातें और आपको बता दूं कि जहां तक जेलेंस्की की बात है, वह अब क्या करेंगे कहना मुश्किल है। दूसरा, अमेरिका किस करवट वह अब लेगा, किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल। हालांकि उसने कहा है कि अब वह जेलेंस्की को किसी तरह के भी आर्म्स अम्यूनिशन की सप्लाई में मदद नहीं करेगा, किसी भी तरह की आर्थिक मदद भी नहीं करेगा। वैसे बाय द वे उन्होंने, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका का इंग्लिश का लैंग्वेज डिक्लेयर, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। यह कोई जरूरी नहीं, यह दिखावा है। खैर कोई बात नहीं है। और अंततः जहाँ तक की बात है, व्हाइट हाउस की जो भी कहानी हो वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, जो कि शूडो कंट्रोल में है यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि जो मैं बातें करता हूँ वह उसे पसंद नहीं है। जो भी उसका लैंग्वेज का या जो तरीका है उसका, और उसका जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वह पहचान जाता है कि मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। तो संभव है तो इसको जरूर फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को कि देखें, लाइक करें या ना करें, संभव है तो कमेंट जरूर डालें। कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।